भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी जो विधायक असंध हैं, हमारे स्थानीय विधायक श्री जगमोहन आनंद जी, मेयर के नाते से तीसरी बार बनने वाली हमारी मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे बहुत से पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। पुराने लोग, उनके नाम बहुत ज़्यादा हैं, बार बार लेना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं जिनका स्वागत करना चाहता हूँ इन दिनों में जो अपने इस परिवार में शामिल हुए हैं। अब वो जहाँ भी थे उनका मन तो उस समय भी हमारे साथ था, लेकिन उस समय पार्टी की मजबूरी होती है तो अपने उस मन को साथ लेकर के वहाँ चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने उस मन का जो विचार है उसको और उजागर किया है। ऐसे हमारे चाहे सरदार त्रिलोचन सिंह जी हों, श्री नरेंद्र सांगवान जी हों जो पहले विधायक रहे, भाई अशोक खुराना जी हैं। अशोक खुराना जी तो जब ये इस बार लोकसभा का चुनाव था तो उस समय बात बताने की है क्या? तो इनकी ऑफर आई कि आप जो चुनाव है मेरे घर में रह करके वहां से चुनाव लड़ो। तो जिस मकान में मैंने रहने का वहां तय किया वो इनका अपना मकान था। मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा, या तो मकान के साथ आप भी आ जाओ और या फिर मैं उस मकान में रहूंगा नहीं। तो कहने लगे कोई आप इस बात को बाहर मत करना, लेकिन आपकी जो पहले वाली बातों को भी पूरी कर दूंगा मैं। तो ऐसे हमारे अशोक खुराना जी हैं, श्री योगेंद्र चावला जी हैं, इनके साथ और भी बहुत इनके जो कार्यकर्ता हैं। मुझे त्रिलोचन जी बता रहे थे कि बड़ी संख्या में इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी ज्वाइन कराया है। पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी मंचासीन और सामने बैठे हुए सामाजिक, धार्मिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र के सभी नए पुराने कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, ये अवसर क्योंकि चुनाव का है तो मैं बैठे बैठे चुनावी इतिहास देख रहा था जो इन दिनों में 2013 से लेकर 2025 तक इन 12 सालों में ये 10वां चुनाव है जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। 10वें चुनाव में अगर हम नगर निगम से शुरू करते हैं तो 2013, 2018, 2025 ऐसे ही ना। और अगर विधानसभा की बात करता हूं तो 2014, 2019 और 2024 में दो हुए ना, एक उपचुनाव हुआ, एक चुनाव हुआ। और लोकसभा की बात करता हूं तो 2014, 2019 और अब 2024, 3, 3, 6 और 4, 10, ये 10वां चुनाव है। और फिर जब मुड़ के देखते हैं तो 10 के 10 चुनाव में, यानी 9 का तो रिजल्ट आ गया, 10वां अब आ जाएगा कितने तारीख, 10 तारीख को, 12 तारीख को। तो 12 को जो चुनाव आएगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जो चुनाव पहले 9 चुनाव में रहा वो 10वें चुनाव में परिणाम वही आप देने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। लगातार किसी क्षेत्र के 10 चुनाव जिता करके देना, इसका श्रेय इस टीम को जाता है। ये टीम एक परिवार है। ठीक है, जब बड़ा परिवार होता है, छोटा परिवार हो तब भी कोई ना कोई छोटी मोटी बातें तो शिकायत की तो बनी रहती हैं। घर में बुजुर्ग हैं, घर में उनके बच्चे हैं, नौजवान हैं, कुछ परिवार में आगे पोते पड़पोते भी हो जाते हैं, भाई, चाचे, ताते, ताए, मामे, वो सब मिला करके जब परिवार इकट्ठा होता है तो कोई ना कोई छोटी मोटी बात हो ही जाती है। तो ऐसी छोटी मोटी बात को तो मैं नहीं याद कराना चाहूँगा, लेकिन मोटे रूप से इच्छा यही रही है कि किसी की कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। किसी को दिक्कत तकलीफ हुई भी है तो किस कारण से हुई है, उस कारण को दूर करने के लिए हमेशा मन तैयार रहा है। हाँ, शायद व्यक्तिगत इस नाते से बहुत बड़ा लाभ किसी को न दिला पाए हो, लेकिन
ओवरऑल पूरे समाज को, पूरे परिवार को संभाल के चलना ही हमेशा मन की इच्छा रही है। न केवल करनाल लोकसभा या करनाल विधानसभा या करनाल नगर निगम, बल्कि 9.5 साल में मुख्यमंत्री का दायित्व निभाया पूरे हरियाणा का, तो पूरे हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों को परिवार के नाते उनकी सेवा की। बहुत से ऐसे विषय भी समय पर आए कि आप ये जो काम कर रहे हैं तो सबके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए करने चाहिए, केवल जिन्होंने सहयोग किया उनके लिए करने चाहिए, बाकियों के लिए क्यों करना चाहिए। तो मेरी एक पंक्ति रहती थी कि चुनाव में जीत दिलाने का काम तो ये जो सारे समर्थक, प्रशंसक, पार्टी, इसके कार्यकर्ता, इनका है, इन्होंने चुनाव जिताया है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो अवसर सेवा करने का हमारे संविधान ने दिया, हमारे लोकतंत्र ने दिया है, वो सेवा पूरे समाज की करने के लिए दिया, केवल एक वर्ग के लिए नहीं दिया। क्योंकि हमारा एक व्यवस्था है, संविधान की लोकतंत्र की व्यवस्था है कि जब आप कुछ बन जाएंगे तो पूरे समाज के लिए बनेंगे। चुनने का काम बहुमत वाले करेंगे, जिनका बहुमत है वो आपको चुन देंगे, लेकिन चुने जाने के बाद हमको सेवा सारे समाज की करनी है, परिवार है। 2-3 उदाहरण अगर बताना चाहूं तो जैसे 2014 में मुख्यमंत्री का दायित्व मिला, पहला जो विधानसभा का सेशन हुआ, उसमें पहली घोषणा मैंने ये की कि 90 विधायक हैं मेरे समेत, इन 90 के 90 विधायकों को, चूंकि जनता ने आपको चुना है, कुछ अपेक्षा होगी तो आपको 5-5 करोड़ रुपए के काम कराने की और दी जाती है पावर कि 5 करोड़ का काम लेके आओ, सबसे पहले वो काम कराएंगे। 450 करोड़ तो लगा, 1 लाख करोड़ से ऊपर बजट होता है, तो देखा जाए तो 450 करोड़ कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है, आधा % है। अब तो बजट शायद 2 लाख करोड़ का हो गया, ये मैं 2014 की बात बता रहा हूं। तो इतने आधे % को देने में हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन मैसेज क्या गया कि हम सबके साथ हैं, सब हमारे अपने हैं, चाहे कांग्रेस का विधायक हो चाहे कोई हो, 5 करोड़ का काम वैसे भी हमको काम तो कराना ही है। अगर उनकी प्राथमिकता के पहले हो जाएंगे तो उनके हिसाब से कराएंगे। क्या कोई गलत काम किया? नहीं ना किया। लेकिन उस समय हमारे विधायकों ने, कईयों ने कहा कि ये क्या भाई, उनको 5 देने के बजाय हमको ही 10 देते, 5 हमारे 5 उनको जो दिए वो। मैंने उस समय कहा नहीं दिया, ऐसा नहीं है, ये सरकार सबकी है। ऐसे ही 2019 में किया। फिर जब ये नौकरियां देने की बात आई, मैंने वाक्य प्रयोग किया कि मैं कौन होता हूं नौकरी देने वाला, जिसमें दम है वो लेके जाए। दम किसमें है? जो योग्य है। आखिर तो ये नौकरी जिसको मिलती है उसको एक अवसर मिलता कम से कम 30-35 साल समाज की, अपने प्रदेश की सेवा करने का। तो हम तो 5 साल के लोग हैं, हमको जनता ने 5 साल के लिए चुना है। जिनको नौकरी मिलनी है उनको 30 साल के लिए मिलनी है। हम अपने इस अधिकार से किसी गलत आदमी को ला करके जनता को बैठा के जाएं और फिर जनता हमको ही धक्का मार दे, तुमने क्या दिया हमको? कोई निकम्मा आदमी काम करता नहीं है, रिश्वत लेता है, इसको काम करना आता नहीं है, छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी आती नहीं है, ये ब्लेम हमारे ऊपर लगे और हमको ही छुट्टी कर दें। जब अगली बार आपको देखेंगे आप उनको खराब आदमी देके गए हैं। और दूसरी तरफ ये कि मेरिट के ऊपर दिए, अच्छे लोग दिए, लोग की सेवा करेंगे, अच्छे पढ़े लिखे हैं। अब लोग पुराने एम्प्लॉइज के और नए एम्प्लॉइज की तुलना करते हैं, और फिर जो गरीब आदमी पढ़ा लिखा अच्छा नौजवान टैलेंटेड है, उसको घर बैठे नौकरी मिल गई बिना कोई खर्ची के, बिना पर्ची के, उसका असर केवल उस परिवार पर नहीं पड़ा अकेले पर कि मेरे बच्चों को नौकरी मिल गई, बल्कि गांव हो, शहर हो, मोहल्ला हो, एक को नौकरी मिली, इसकी खुशी इसकी कितने लोगों को हुई? सबको हुई। जिसको नहीं मिली वो भी संतोष कर गया कि भाई जिसको नौकरी मिली है ना, था तो ये अच्छा पढ़ने वाला लड़का, होशियार था, मेरे से तो कहीं आगे था। उसको संतोष हो जाता है कि नौकरी ऐसे लल्लू बंजू आदमी को नहीं मिली है, पढ़े लिखे को मिली है। जिसको नहीं मिली उसको भी संतोष हुआ है। उसके मन में आ गया कि मैं पढ़ाई करूंगा। अगर वो एज उसका टाइम बार हो गया है, बड़ा हो गया, नहीं पढ़ाई कर सकता,
कम से कम अपने बच्चों को उस लाइन पर उसने डाल दिया, भतीजों को लाइन पर डाल दिया कि बेटा पढ़ लो, नौकरी लेनी है। तो वो जमाना चला गया कि जब इंटरव्यू लेने वाला कुछ भी कहेगा हम उत्तर कुछ भी देंगे, उसने तो लिस्ट पहले बढ़ा रखी है। एक मैं उदाहरण सुनाया करता हूं, शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ भूल गए होंगे। चुटकुला चलता था कि इंटरव्यू देने के लिए बालक गया, अपनी परीक्षा देने के बाद नौकरी के लिए अप्लाई किया, तो इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि अच्छा बेटा बताओ ताजमहल कहाँ है? उन्होंने कहा जी ताजमहल कलकत्ता में है। तो पता नहीं ताजमहल कहाँ है, बताओ ताजमहल कहाँ है? ताजमहल जो है वो चेन्नई मद्रास में है। तुम्हें आज तक ये नहीं पता ताजमहल कहाँ है? फिर उस लड़के ने बड़ा गंभीरता से प्रश्न किया कि अच्छा साहब ये बताओ, अगर मैं बता दूं कि ताजमहल आगरा में है तो नौकरी मिल जाएगी? ये कटाक्ष किया उसने। हो सकता है ये चुटकुला बना लिया हो किसी ने, लेकिन बात में दम है कि उस इंटरव्यू का कोई अर्थ नहीं होता था। 2016 के अंदर HCS हरियाणा की सिविल सर्विस का सबसे बड़ा एग्जाम होता स्टेट गवर्नमेंट का। उस समय हमारे जो चेयरमैन होते थे वो पहले ही चले आ रहे थे, पुराने टाइम के, कांग्रेस के टाइम के। पहला एग्जाम HCS का उन्होंने कराया और जिस दिन इंटरव्यू होना था, लास्ट इंटरव्यू जिस दिन बैच था, उस दिन उनका फोन आया कि साहब आज इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे, आज शाम को आप यहीं हैं। मैंने कहा क्यों, क्या बात? कि नहीं वो जो लिस्ट है वो मैं आपके पास ले आऊंगा, 1-2 दिन बाद आप मुझे बता देना, उस लिस्ट को वापस कर देना। मैंने कहा लिस्ट लाओगे, मेरे पास क्यों लाओगे? एग्जाम लेना तुम्हारा काम है, इंटरव्यू लेना तुम्हारा काम है। कि नहीं पहले तो हम ऐसे ही करते थे कि मुख्यमंत्री को लिस्ट लेके आते थे, 2 दिन बाद फिर वो टिक कर देते थे कि हाँ ये मार्क्स इनको देने। मैंने कहा मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है, बताओ शाम को कितने बजे और तुम्हारा इंटरव्यू का आखिरी जो स्टूडेंट है उसका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा? कि जो शाम को हो जाएगा 5:30 बजे तक। मैंने कहा 5:30 के बाद रिजल्ट बनाने में कितनी देर लगेगी? क्या वो कल तक तैयार कर देंगे? कल तक क्यों करेंगे? आपके पास जो रिटर्न के एग्जाम है वो तो एक कॉलम में ही लिखे हुए एक्सेल की सीट है, उसी के ऊपर साथ साथ आप जो है इंटरव्यू के नंबर डालते जाओ, दोनों का टोटल करते जाओ, और जो एक्सेल जानने वाले लोग पता है उनको एक क्लिक से उसकी सॉर्टिंग करो और सॉर्टिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। आपको 100 लोग ऊपर चुनने हैं, उसमें से मानो रिजर्वेशन वाले हैं वो अलग चुन लो, बाकी लोग अलग चुन लो, 5 मिनट में लिस्ट बन जाती है कि ये काम तुम आधे घंटे में कर दूंगा। मैंने कहा आधे घंटे में जब हो जाए तब मुझे फोन करना। उसका 6 बजे फोन आया कि मेरा रिजल्ट तैयार है। मैंने कहा वेबसाइट पर कितनी देर में डाल सकते हो? कभी 5 मिनट में वेबसाइट पर डालो। वेबसाइट पर डल गया, 6:30 बजे मेरे पास फोन आता है कि गड़बड़ हो गई, आपका एग्जाम तो सारा खत्म हो गया, आपको दोबारा एग्जाम लेना पड़ेगा। मैंने हुआ क्या कि फर्जी रिजल्ट डाल दिया किसी ने वेबसाइट पर। फर्जी? आपको कैसे पता है फर्जी? अभी तो 5 बजे 5:30 बजे तो इंटरव्यू खत्म हुए हैं और 6:30 बजे रिजल्ट डल गया है। अगर मैं ये कहूँ कि रिजल्ट सही है तो आप कहेंगे सही है, कैसे सही है? मैंने कहा ऐसे सही है कि आधे घंटे में रिजल्ट तैयार किया और वेबसाइट डल गया। मेरी जानकारी में उस आदमी को बात हजम नहीं हुई, लेकिन 6:30 बजे पूरे प्रदेश में अभी बालक इंटरव्यू दे करके पंचकुला से अपने घर नहीं पहुंचा था और पहले उसका रिजल्ट घर में मिला। उस समय भी अपने लोगों ने कहा कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे अब नहीं लगेंगे तो कब लगेंगे? मैंने कहा देखो हमारे कौन है ये तय करना पड़ेगा। हमारे वो हैं जो इतने सालों से हमारे साथ लगे हुए हैं। मैंने कहा जो लोग सिलेक्ट होकर के अपने ईमानदारी से पढ़ाई करके जो नौकरी में लग गए हैं, क्या आप उनको समझ सकते हो कि ये हमारे हैं? और जवाब नहीं। अरे जो आ गए हैं उनको को भी हमारे हैं, उनसे संबंध बना लो। और हमने हर एक चुने हुए HCS कैंडिडेट के घर में अपने लोगों को भेजा, जाओ उसको बधाई दे के आओ, मिठाई का डब्बा दे के आओ। या तो वो आते हमारे पास धन्यवाद करने के लिए मिठाई डब्बा, हमने उनके घर में मिठाई के डब्बे भेजे। अब काम करने के लिए कुछ सिस्टम बनाने पड़ते हैं, और वो चीज आज न केवल हरियाणा में, पूरे देश में आज ये फैली है कि हरियाणा में बिगड़ी व्यवस्था को ठीक अगर किया गया है तो इन पिछले 9 साल और 10 सालों में किया गया है।
2 टर्म के बाद लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि भाई बहुत हो गया, अब तो बदल जाइए। कुछ भी ना हो तब भी बदलने का मन तैयार होता है कि बदल देंगे। और इस बार तो हमारे बड़े बड़े लोग, हमारे अपने केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग परेशान हो गए थे कि अब बस इसके बाद आगे हरियाणा में इस बार सरकार नहीं आएगी। हमने आखिरी दिन तक बहुत कोशिश की उनको समझाने की, बताने की, कहने नहीं इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार आएगी। और मीडिया वाले भी हमारे मित्र बैठे हैं, ये 20 सीटें, 22 सीटें, 24 सीटें, हमारे CID के लोग और IB के लोग, क्योंकि उनकी थोड़ी पुख्ता जानकारियां होती हैं, वो भी 30 से ऊपर बढ़ नहीं रहे थे, बहुत जोर लगाने के बाद भी। और जितना उन्होंने निराश किया था, हमारा भी मन थोड़ा सा कहता था भी हो सकता है 40 से 2-4 कम रह जाएं, क्योंकि पहले 40 थी, 2-4 कम आएंगी, फिर भी और कौन आएंगे, फिर देखेंगे सरकार बढ़ाने की तो कोशिश हम करेंगे। और जिस दिन रिजल्ट आया 47 पहले 14 के चुनाव में आई थी, जो पहली बार, इस बार 48 आई, सबसे ज्यादा आई। तो कैसे आई? वो आप सब लोगों की बदौलत, इस जनता की समझ, लोकतंत्र की जिसको समझ है, वो समझता है कि पहले क्या होता रहा है, 10 साल पहले की बातें याद करता है। जिसका नौकरी के, किसी के बच्चे की नौकरी लगवानी हो तो कितनी उसकी जूतियां टूटती थी, कितना वो पैसे, अपनी जमीन को बेचना, घर बेचना, अपनी माँ की, दादी की टोम गहने वो बेच देना, कर्जा उठा लेना, और नौकरी मिलती कि नहीं मिलती, यही झगड़े होते थे। मैंने उसको पैसे दिए थे जी, नौकरी लगी नहीं, अब पैसे वापस नहीं देता। तो ये माहौल ठीक करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेरे ऊपर एक और क्लेम लगता था कि मिलता बहुत कम है। मैंने कहा देखो भैया, एक ही बात करा लो, या तो मिलना शुरू करा लो, और या जो पहले मिल के गए हो, जो कागज आपने हाथ में पकड़ाया वो काम करा लो। तब वो कहते नहीं, काम कराने हैं, काम कराने तो मिलने जुलने की चिंता मत करो, मेरी परीक्षा ज्यादा ना लो। आते थे, सामने आके खड़े होते थे, मुझे पहचाना जी, और परीक्षा लेते थे कि इसको मेरा नाम भी याद है कि नहीं है। भाई सेवा करा लो, नाम है कि नहीं है, किसी का याद हो जाएगा, किसी का नहीं होगा, लेकिन ये सेवा जनता का काम, और एक अकेला नहीं कर सकता, हम सबको करना पड़ेगा। एक सिस्टम है, अब केंद्र सरकार का सिस्टम है, वहां बैठे हम कर ही रहे हैं। संयोग से मोदी जी ने हमारे ऊपर भरोसा करके 2 बड़े डिपार्टमेंट दे दिए, शहरी विकास और आवास, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, पावर का, ऊर्जा का, ये उससे बड़ा डिपार्टमेंट है, सारे देश भर की अपेक्षाएं बहुत हैं, प्रधानमंत्री जी को भी हैं, देश के लोगों को भी हैं, दुनिया के लोगों को भी है। इन्हीं दोनों डिपार्टमेंट्स के माध्यम से हमारा देश 2047 में विकसित भारत बने, बहुत से पैरामीटर इन 2 डिपार्टमेंट्स के हैं। और पावर में तो रोजाना नई नई बातें आ रही हैं। हमने इस प्रदेश में अच्छा किया, जो 2014 में स्थिति थी उसको बहुत सुधारा पावर डिपार्टमेंट को। अब केंद्र में भी अपेक्षा है कि बहुत जल्दी आपको ये थर्मल पावर प्लांट तो आगे नहीं लग पाएंगे, तो क्या करना होगा, हमें सोलर पावर करनी होगी, हमें विंड पावर करनी होगी, और एक बड़ा विषय खड़ा हो रहा है न्यूक्लियर पावर का, कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर से पैदा करनी होगी। फिर इतना जब पावर तैयार हो जाती है तो उसको ट्रांसमिशन सिस्टम, बड़े बड़े लाइनें लगानी पड़ती हैं, और जब लाइनें निकालते हैं तो हमारे किसान भाई आके खड़े हो जाते हैं कि नहीं हमारी जमीन कैसे ले लोगे। अब उनको जमीन का रेट बेचारों को बहुत कम मिलता है। सिस्टम का, डिपार्टमेंट का सिस्टम ही ऐसा है। मैंने जाते ही पहले महीने में सबसे पहले कहा इस सिस्टम को बदल दो। इसमें एक ही बात करो, जो आप कलेक्ट्रेट कहते हो, कलेक्ट्रेट का तो भरोसा नहीं कि डीसी महोदय कब अपनी कलम चला दें, 100 रुपए का 200 कर दे, 200 का 150 कर दे, पता ही नहीं। लेकिन बाजार भाव तो बाजार भाव है। किसान सोचता है बाजार भाव का पैसा मुझे मिल जाए। हमने कहा कि इनको जो पैसा दोगे ये मार्केट रेट के हिसाब से दोगे, कलेक्ट्रेट के हिसाब से नहीं दोगे, ये हमने पास कर दिया। किसान खुश हो गया। अपने बीच में भी किसान, खेती वाले काफी लोग बैठे हैं। तीस गुना नहीं है, 30% है भाई, इतना। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना करो, देने वाले तो हम हैं। अगर 30 गुना दे दिया तो सारे किसान घर में आके बैठ जाएंगे, मेरी ले लो 30 गुना पैसा।
मार्केट रेट का 30% दिया। खेती वो करेगा, जमीन उसकी है, लेकिन उसका 30% उसको दे देंगे। अगर वो 1 करोड़ की जमीन है तो 30 लाख दे देंगे, 50 लाख की जमीन है तो 15 लाख उसको दे देंगे। खेती उसी की है, जमीन उसी की है, तारी तो ऊपर से जा रही है, लेकिन वो कलेक्ट रेट बहुत कम होता है, मार्केट रेट का दिया है, तो काफी किसान संतुष्ट हो गया। अब उसकी पॉलिसी मैं एक उदाहरण बताया कि जाते ही जैसे ही हमने ये डिपार्टमेंट मुझे मिला शहरी विकास का, तो दिल्ली की जमीनें हरियाणा से भी सस्ती थी उस समय, चुनाव होने से पहले केजरीवाल के टाइम पर। हमारे सोनीपत की, गुड़गांव की, फिर आपके झज्जर की, फरीदाबाद की, इन जमीनों का रेट वहां 4 गुना है दिल्ली से। वहां दिल्ली में 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए की जमीन खेती की थी। जैसे ही लोगों को पता लगा कि मनोहर लाल के डिपार्टमेंट आ गया है, तो लोग कहने लगे कि हरियाणा की पॉलिसी लागू हो जाएगी। उसी दिन, मुझे तो 1-2 महीने बाद पता लगा, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए एकड़ जमीन के रेट बढ़ गए उसी दिन। भाई हम जनता की सेवा के लिए हैं, हम कुछ अफसरों की सेवा के लिए नहीं है। केवल कर्मचारियों का घर भरना ये नहीं, उनको तो सैलरी मिलेगी। हाँ, वो जमाना खत्म हो गया कि जब किसी घर में लड़की की शादी करने के लिए कोई रिश्ता लेके जाता था, पूछता था बेटा क्या करता है, नौकरी करता, क्या कमाता है? वो कहता जी 19,000 रुपये तनख्वाह लाता है। अरे नहीं, और क्या कमाता है? ये सामान्य भाषा थी, तनख्वाह तो है, और क्या कमाता है? अब लोग भूल गए हैं कि नौकरी करनी है तो तनख्वाह मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, और जो और लेने की कोशिश करेगा उसकी नौकरी भी चली जाएगी, नौकरी भी जाए। तो व्यवस्थाओं को ठीक करना बहुत मेहनत का काम है। हाँ, केंद्र सरकार के विषय अपने हैं, प्रदेश सरकार के अपने हैं। प्रदेश सरकार में भी बहुत बड़े सुधार किए हैं, घर बैठे लोगों को सहायता, उनको सहूलत से उनकी सेवाएं मिले, ये सब किया है। वहीं स्थानीय सरकारें, यानी शहर में नगरीय सरकारें, गांव में गांव की सरकार, पंचायत समिति, जिला परिषद, वो भी सरकारें हैं। वो एक 3rd टियर है। 3rd टियर को भी पूरे अधिकार दिए जाए। हमने 9.5 साल में बहुत अधिकार दिए। आज पंचायतें भी, नगर निगम भी, उनके बजट में कमी नहीं है, पैसा सरकार पूरा देती है, केवल दिखावा नहीं करती है, और उसमें से वो काम करते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि करनाल नगर निगम के अंदर पिछले 10 साल में हमारी बहन रेणु बाला गुप्ता जी के नेतृत्व में जो नगर निगम चला, चाहे हमारे सारे पार्षद हैं, छोटी मोटी बातें पार्षदों की भी होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, हर किसी को तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन बार बार उसको समझा करके कि देखिए अच्छी सरकार चलानी है, सबको मिलकर चलना पड़ेगा, और छोटे मोटे व्यक्तिगत लालच उनको छोड़ना पड़ेगा। समाज के लिए काम करना, अपने लिए नहीं करना। हमारी सेवा किसी ने करनी होगी तो और ऊपर के लोग देखेंगे, वो करेंगे। जिस किसी को अपनी चिंता होगी वो फेल है, दूसरे की चिंता होगी वो पास है, और दूसरे में कोई नंबर हमारा भी आ सकता है। किसी के लिए हम भी जब दूसरे की श्रेणी में आ जाएंगे, हमारी कोई सोचेगा ना दूसरा। अपने बारे में सोचने का अधिकार नहीं होना चाहिए व्यवस्था में। तो ऐसे सारे विषय मैंने इसलिए बैकग्राउंड इसकी रखी है कि पिछले 11 साल में न केवल हरियाणा में बल्कि देश भर में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। आज इस समय देश में प्रभाव के नाते सबसे, जिसको कहना चाहिए हाईएस्ट लेवल का प्रभाव, वो भारतीय जनता पार्टी का देश में है। चाहे वो प्रदेशों में सरकारें हों, चाहे स्थानीय निकाय हों। हाँ, लोकसभा में थोड़ा सा हमको एक जर्क लगा था, उसमें चिंता हो गई थी, और वो भी एक जो हमारे लिए बड़ी संतोष की बात है कि हरियाणा जीतने के बाद देश में वो वातावरण बदल गया कि लोकसभा में जर्क लगा था, हरियाणा की जीत के बाद सब ठीक है। हरियाणा जीता, फिर हमने महाराष्ट्र जीता, और आगे भी वो जीत की कड़ी, दिल्ली जीत गए, आगे भी उस जीत की कड़ी में स्थानीय निकाय भी है, उसके बाद गुजरात में हुए हैं, महाराष्ट्र में हुए हैं, वो भी हम सब जीते हैं। हरियाणा के इस चुनाव पर भी केंद्र की नजर है, हरियाणा में कितने जीतेंगे, मैंने कहा आपकी अपेक्षा के अनुरूप रहेंगे, कम नहीं आएंगे। तो मित्रों, विषय तो कुछ भी बोला जा सकता, कितना ही बोला जा सकता है, उसकी सीमा नहीं है। मैं तो मोटे रूप से आप सब लोगों का आभार भी प्रकट करने आया हूँ कि 10 चुनाव में, 9 पिछले चुनाव में एक जो हमने एक परिवार के नाते, और ये करनाल शहर को तो मैंने पहले चुनाव में कहा था कि सेवा का सागर है। क्यों?